नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानदीप चैनल पर। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल ईएसपी द्वारा एसआई की भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है। ये भर्ती परीक्षा 9 जनवरी 2026 को होगी प्रारंभिक परीक्षा, और इसके ऑनलाइन आवेदन की भरने की प्रारंभ तिथि है 27 अक्टूबर 2025 और अंतिम तिथि 10 नवंबर 2025। इस वीडियो में हम बताएंगे महत्वपूर्ण जानकारी कि हमें फॉर्म भरने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं, कौन कौन सी नियमों को ध्यान में रखना है। बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं वो नोटिफिकेशन को नहीं पढ़ते हैं और सीधा जाके फॉर्म भर आते हैं और बहुत सारी गलतियां फॉर्म भरने में कर देते हैं या डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं रखते हैं। बाद में उन्हें पछतावा होता है। भले ही आपकी परीक्षा निकल जाए, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं, लेकिन आपकी छोटी सी कमी की वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो देखते हैं ऐसे इसमें जो नियम बहुत अनिवार्य हैं उनको देखते हैं। तो ये सब आप पढ़ सकते हैं कि पेपर कब है, किस जगह से है। ये थोड़े नियम है, मैं बता रहा हूँ केवल महत्वपूर्ण जानकारी। ये 58 पेज का नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है। तो पहले देखें हम सम्मान में कि अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, सबको पता है। दूसरा हमें जानकारी लेना है ऐसे अभ्यर्थी जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं। तो अगर आपके तीसरे बच्चे का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हुआ है, यानी कि 25 जनवरी 2001 तक अगर आपके तीसरे बच्चे का जन्म हुआ है तो आपको कोई समस्या नहीं है। अगर आपका तीसरा बच्चे का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके बाद हुआ है तो आप इस फॉर्म भरने के लिए अयोग्य हो जाएंगे। 26 जनवरी 2001 के बाद अगर आपके आखिरी प्रसव के समय जो बाद में प्रसव हुआ उसमें ट्विंस होते हैं, आपके 2 बच्चे होते हैं या 2 से अधिक ट्रिपलेट होते हैं, 3 बच्चे होते हैं, जितने भी अधिक बच्चे होते हैं 2 से, तो वो उसके कैंडिडेट अयोग्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, वो इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होगा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए वो हमें तैयार रखना है 10 नवंबर 2025 तक। और उसमें सबसे पहले है आयु एवं उसमें छूट, बहुत ज़रूरी है। आयु एवं उसमें छूट के लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक तो हमारा जाति चाहिए, अगर आपको छूट जाति के हिसाब से मिल रही है, और आय का प्रमाण पत्र भी चाहिए। ये सभी प्रमाण पत्र आप तैयार करवा लें, अभी जाके अप्लाई कर दें फॉर्म भरने से पहले। और जिसका भी आय प्रमाण पत्र आपका एक ही दिन में मिल जाता है। ठीक है। रहा जाति का, अगर आपके पास स्थायी जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो आप अस्थायी जाति प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत जल्दी मिल जाता है और इसकी वैलिडिटी 6 माह रहती है। इसके मध्य में आप स्थायी जाति प्रमाण पत्र के लिए भी अनिवार्य कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा है भूतपूर्व सैनिक। जो व्यक्ति भारतीय सेना में अपनी सेवा दे चुके हैं, आर्मी में, नौसेना में, वायुसेना में, सभी के लिए 10% आरक्षण इसमें मिलेगा। अगर उसको लेना है तो उसके जितने भी प्रमाण पत्र हैं, आपकी सर्विस के कहाँ कहाँ की है आपने और कब से कब तक की है, वो आपके पास होना चाहिए। दूसरा और देना है भूतपूर्व सैनिकों में जो मैंने बताया वही कैटेगरी आती हैं, CRPF, BSF, ये होते हैं अर्धसैनिक बल। ठीक है, तो इनको भूतपूर्व सैनिक नहीं माना जाएगा, मतलब उनको इस श्रेणी में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये बहुत ध्यान रखने की बात है। कौन कौन से हमारे जो सेंट्रल आर्म फोर्स के कर्मचारी होते हैं, CAPF वाले, ठीक है, तो इनमें CRPF हो, BSF, सब इन सबको केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं, ये इनको नहीं माना जाएगा। ये बहुत ध्यान देना है। ठीक है, अब इसके साथ साथ क्या है देखना है, सभी वांछित दस्तावेज शारीरिक परीक्षण के समय होने वाले दस्तावेज परीक्षण के समय प्रस्तुत करने होंगे। मतलब सभी जो आपके दस्तावेजों का जो
परीक्षण किया जाएगा, उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। वो कब होगा? जब आपका फिजिकल होगा। ठीक है, अब आगे देखें। महत्वपूर्ण तथ्यों को मैंने अंडरलाइन करके रखा है और कुछ देखिए। ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के स्थायी अधिवासी नहीं हैं, यानी कि मध्य प्रदेश के रहने वाले नहीं हैं, डोमिसाइल नहीं, सिर्फ अनारक्षित ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। मतलब वो अनरिजर्व में ही आवेदन कर पाएंगे। और ऐसे आवेदकों को आरक्षण की आयु सीमा में कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। और अधिकतम आयु उनकी होना चाहिए 33 वर्ष। जो यूआर के लिए आयु है वो है 33 वर्ष। अगला हम देखें, न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ। जो शैक्षिक योग्यता चाहिए वो चाहिए हमें ग्रेजुएशन, स्नातक की डिग्री चाहिए। वो बीएससी, बीए, इंजीनियरिंग की डिग्री सभी मान्य होगी। ठीक है, आपके पास मार्कशीट के साथ डिग्री होना ज़रूरी है। डिग्री सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो अभी आप जाकर अप्लाई कर दें। सभी यूनिवर्सिटी आपको 1 महीने से कम में डिग्री सर्टिफिकेट दे देती हैं। अगर आपका नहीं मिल पा रहा है तो आप प्रोविजनल डिग्री आपको मिल जाती है, कोई घबराने की बात नहीं है। अब आगे देखें, जो आयु की गणना की जाएगी वो की जाएगी 10 नवंबर 2025 को, जो आखिरी तारीख है फॉर्म भरने की। उसको आयु पूरी करनी चाहिए और अधिकतम आयु से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी आयु 9/11/2025 को आपकी आयु पूरी है तो अच्छी बात है। ठीक है, अब आयु दी गई है। जो पुरुष की है, मध्य प्रदेश के अनारक्षित 33 वर्ष हैं और बाहर के भी अनारक्षित उनके भी 33 वर्ष आयु है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट उनकी भी 33 वर्ष आयु है। पुरुष और महिला अन्य प्रदेश के, सभी अन्य प्रदेश के वो यूआर में ही आएंगे, उनकी भी आयु 33 वर्ष अधिकतम है। महिला सभी श्रेणी के अभ्यर्थी 38 वर्ष, महिला को 5 साल छूट दी गई है। बहुत ही अच्छी बात है। ऐसी सभी महिलाएं जिनकी जल्दी शादी हो गई है, उनकी फैमिली भी कंप्लीट हो गई, वो भी इस फॉर्म को आराम से भर सकती हैं और अपनी तैयारी कर सकती हैं, पढ़ाई कर सकती हैं। आगे देखें, पुरुष आरक्षित श्रेणी की सभी पुरुष, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के, अनपिछड़ा वर्ग के कौन से सभी को 38 वर्ष यानी कि 5 साल की छूट इनको भी दी गई है। सभी श्रेणी के शासकीय निगम, मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक अभ्यर्थी सभी को 38 वर्ष दी गई है। शासकीय है, निगम, मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी हैं और नगर सैनिक अभ्यर्थी सबको 5 साल की छूट दी गई है। और अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के साथ अंतरजातीय विवाह, अगर आपकी इंटरकास्ट मैरिज हुई है और इसमें से एक पार्टनर की आता है रिजर्व कैटेगरी में, आरक्षित श्रेणी में, दूसरा आता है अनरिजर्व में, अनरिजर्व यूआर में आता है। अगर उनकी शादी होती है तो उनमें से 5 वर्ष की छूट मिलेगी पुरुष को भी। और ऐसा ही महिला का, ऐसे महिला की आयु 38 थी, 5 उसकी और, यानी कि 43 वर्ष हो जाएगी। देखिए कितनी ज़्यादा आयु की छूट मिल रही है। और विक्रम पुरस्कार विजेता हैं उनको भी 5 साल की छूट। समस्त श्रेणी के है ना विक्रम पुरस्कार विजेता 5 साल, और आरक्षण श्रेणी के विक्रम पुरस्कार विजेता उनको भी 5 साल की छूट अलग से मिलेगी। अब आगे देखें, इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र के नमूने इस नियम पुस्तिका में दर्शाए गए हैं, वो हम आखिरी में देखेंगे। यहाँ पर और देखें, आयु प्रोत्साहन का देखना है कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक नियम यहाँ पर देखना है हमें कि भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की निरंतर कालावधि तक नियोजित रहा हो, उसकी ड्यूटी 6 महीने रही हो, या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अथवा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक 3 वर्ष पूर्व अथवा स्थापना में समान रूप से कमी किए जाने के कारण छंटनी की गई हो,
अधिशिष्ट घोषित किया गया हो, मतलब उसकी 6 माह की निरंतर कालावधि हो या किसी और शासकीय सेवा में लगाया गया हो तो 3 वर्ष या उससे अगर कमी हुई है, अगर उसको गवर्नमेंट के द्वारा उसकी ड्यूटी पहले ही ख़त्म कर दी गई है तो वो 3 वर्ष से पहले होगी तो मान्य होगा। दूसरा हमें देखना है ये, हाँ ये बात मैंने पहले बताई थी, वही आ गई है कि CRPF, BSF, ITBP आदि केंद्रीय शासन के अर्धसैनिक या पुलिस बलों के सदस्यों को आयु में छूट की पात्रता नहीं है। ठीक है, ध्यान देना है हमें ये। ठीक है, और अगर कोई भूतपूर्व सैनिक जिसने पहले किसी शासकीय सेवा में शामिल हो गया है और अपना लाभ उठाया है भूतपूर्व सैनिक के पद का, जैसे जो आरक्षण मिलता है उसको हॉरिजॉन्टल, उसका लाभ उठा लिया गया है तो वो उसको लाभ यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब आप पहले लाभ ले चुके हैं तो आपको नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। आगे देखें, हाँ ये देखिए, जितने भी संविदा कर्मी उनके लिए कि संविदा पर कार्यरत अन्य मानद कर्मचारियों या स्वैच्छिक कर्मचारियों जैसे कि शिक्षाकर्मी, पंचायत कर्मी आदि कर्मचारियों को आयु में छूट की सुविधा नहीं मिलेगी। संविदा कर्मियों को भी सुविधा छूट नहीं मिलेगी कोई। ठीक है, संतान में वो मैंने बता दिया था ऑलरेडी। अब आगे देखें, 15% पद, 10% हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए हैं तृतीय श्रेणी की, ये सभी मैंने अंडरलाइन कर दिया था पहले ही, तो पढ़ें। तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए तृतीय श्रेणी शासकीय सेवा में 10% पद आरक्षित हैं, और मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग के अंतर्गत जो पुलिस में है उसको 15% पद के लिए आरक्षण मिला है। ठीक है, दोनों ही हॉरिजॉन्टल आरक्षण है, और इससे पहले इसमें 35% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, 15% पुलिसकर्मियों को और 10% भूतपूर्व सैनिकों को। आगे देखते हैं कि 15% पुलिस विभाग के उन कर्मचारियों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे जिन्होंने कम से कम 6 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया हो। अगर आपकी पुलिस में नौकरी है और आपका कार्यकाल 6 वर्ष नहीं हुआ है तो आप ये हॉरिजॉन्टल आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएंगे। और कोई भी आपको सज़ा नहीं मिली हो, कोई बड़ी सज़ा नहीं मिली हो, वो भ्रष्टाचार की हो, डिसिप्लिनरी एक्शन हो, कोई भी ज़्यादा बड़ा ना हो, अगर वो आपको नहीं मिला है तो भी आप इसके लिए पात्र हैं, अन्यथा नहीं। और इसके लिए एक आपको प्रमाण पत्र देना होगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसके लिए तैयार कर लेना है आपको अपने यूनिट के द्वारा। आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि आप पर कोई किसी प्रकार की बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है, आपको सस्पेंड नहीं किया गया है। भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य भूत सैनिक ये चलो वो है आर्मी में जो सैनिकों का। अगला देखें, 10% महिलाओं को 35, 15% पुलिस कर्मचारियों के लिए, 10% EWS के लिए, 10% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अनुपिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण देखें तो वो क्रमशः अनुसूचित जाति 16, अनुसूचित जनजाति 20 और अनुपिछड़ा वर्ग 27% आरक्षण। एक चीज़ और देखना है यहाँ पर कि उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल जो SAF, ठीक है, के पद हैं वो केवल पुरुष के द्वारा ही, इसमें महिला उम्मीदवारों को नहीं लिया जाएगा, केवल पुरुष उम्मीदवारों से ही भरे जाएंगे, ध्यान रखना है। अतः इन पदों को छोड़कर शेष संवर्ग में आरक्षण नियमों के अनुसार योग्य महिला उम्मीदवार न मिलने पर पद कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, बल्कि उसे वर्टिकल श्रेणी के योग्य पुरुष से भरा जाएगा। मतलब कि अगर पुलिस की जो आरक्षण दिया गया है 15%, अगर उसमें कोई भी योग्य कैंडिडेट नहीं मिलता है जो कि पासिंग मार्क्स को क्लियर नहीं करे या किसी फिजिकल में या इंटरव्यू में किसी भी स्टेज पर अगर वो बाहर हो गया है, निकल गया है, तो
वो पद सीधे दे दिए जाएंगे जो लोग पुलिस में जॉब नहीं करते थे, यानी कि साधारण सामान्य वाले हैं ना, उनको पद दे दिए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर 15% पद पुलिस के द्वारा नहीं भरे तो उनको छोड़ दिया जाए, तो आगे की भर्ती में उन पद को शामिल कर लिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये उनके लिए होगा जो सामान्य श्रेणी के हैं, जो पुलिस में नौकरी नहीं है इनकी, तो वो पद जो वर्टिकल श्रेणी के कैंडिडेट्स हैं उनके द्वारा भर दिया जाएगा, ध्यान रखना है। आगे देखें। ये है किसी भी आरक्षण वर्टिकल श्रेणी ओबीसी एसटी एससी डब्ल्यूएस के अभ्यर्थी जिन्होंने परसेंटाइल अनारक्षित वर्टिकल श्रेणी के कट ऑफ से कम नहीं है, मतलब आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ गए, यूआर कैटेगरी के से ऊपर के मार्क्स या उसका कट ऑफ आपने क्लियर कर लिया है, परंतु उन्होंने उम्र, शैक्षणिक योग्यता अथवा शारीरिक योग्यता में छूट का लाभ लिया है, तो उनकी गणना केवल आरक्षित श्रेणी में ही होगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, नोटिफिकेशन में ऑलरेडी ये चीज़ दे दी है। अब आप कहीं भी कोर्ट में जाएंगे, कोई भी कुछ भी करेंगे ना, तो आपका कहीं कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सब चीज़ें नोटिफिकेशन के हिसाब से ही मानी जाती हैं। अगर आपके मार्क्स अच्छे आ गए हैं, आपने यूआर रिजल्ट का कट ऑफ क्लियर कर दिया जाए, ठीक है, लेकिन आपकी उम्र हो गई थी और आपने उम्र का लाभ ले लिया है, आरक्षण मतलब आपकी 33 वर्ष आयु पूरी हो गई थी, तो आपने कास्ट सर्टिफिकेट लगा के, अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगा के, ओबीसी का, एससी एसटी का, तो किसी भी प्रकार का लाभ ले लिया है, जैसे उम्र में लाभ लिया है तो 38 वर्ष तक मिलती है, भले ही आपने 1 वर्ष का लिया हो, आपकी उम्र 34 साल हो गई हो, कोई भी हो गई हो, तो आपको फिर यूआर के पद के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा, आपको सीधा आरक्षण श्रेणी में ही गणना की जाएगी। अगर आप यूआर में जैसे कि वैकेंसी हैं 5 और ओबीसी में वैकेंसी हैं आपकी 2, एससी में 1, एसटी में 2, ठीक है, तो अगर आपका कट ऑफ यूआर का कट ऑफ माना कि आया है 100 में से 100% में से 80%, और एक ओबीसी कैंडिडेट ने मार्क्स अपने ले आया 81% से ज़्यादा, ठीक है, वो ए हो या एससी एसटी जो भी हो, 81% से ज़्यादा मार्क्स ले आया है, तो वो चाहे कि मेरा सिलेक्शन अनरिजर्व कैटेगरी में हो जाए, क्योंकि ये 2 पद ओबीसी के ऐसे कैंडिडेट्स जिनके मार्क्स आपसे ज़्यादा हैं 82%, या यहाँ पर एससी एसटी के कैंडिडेट्स आपसे ज़्यादा मार्क्स हैं, उनका सिलेक्शन हो गया, दोनों पद भर चुके हैं ओबीसी के, एससी एसटी दोनों पद भर गए हैं, तो आपको सोचो कि हम मेरा जो मार्क्स है ना, इसमें सिलेक्शन हो जाए मेरा अनरिजर्व कैटेगरी में, क्योंकि इसमें पदों की संख्या ज़्यादा है, तो आपका तभी होगा ये जब आपने किसी भी प्रकार का लाभ ना लिया हो, वो उम्र का हो या किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ जो आरक्षित श्रेणी को मिलता है वो आपने नहीं लिया हो, तो आप इसमें आपकी रैंक मानी जाएगी, अन्यथा नहीं मानी जाएगी। देखिए, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं, ठीक है, और अगर आपकी उम्र कम है, 33 साल के अंदर है और आप अच्छे मार्क्स लाते हैं, तो अनरिजर्व कैटेगरी में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान और रखना है, आप ये गलती कर सकते हैं सभी लोग, इस नोटिफिकेशन में ये जानकारी डिपार्टमेंट द्वारा नहीं दी गई है कोई भी, लेकिन अगर यात्रा भत्ता ये आरक्षण श्रेणियों को मिलता है, एससी एसटी ना, ओबीसी, तो यात्रा भत्ता आपको मिलता है, आपने अगर इसके लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो भी आपकी ओबीसी का कैंडिडेट माना जाएगा, ठीक है, तो आपका अगर कट ऑफ ज़्यादा भी जा रहा हो तो भी आपका यूआर में सिलेक्शन नहीं होगा। ये चीज़ यहाँ पर दी नहीं है, मैंने अच्छे से देखा नहीं वो नोटिफिकेशन, जहाँ तक मैंने पूरा पढ़ा है, तो ऐसे अभ्यर्थी जिनकी उम्र कम है, 33 साल है या उससे कम है,
जो कैटेगरी में आते हैं। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, अगर आप पढ़ाई आपकी अच्छी है, बहुत अच्छी तैयारी है, और अगर आप अच्छा कट ऑफ ला सकते हैं, कर सकते हैं, तो आप यात्रा भत्ता के लिए अप्लाई नहीं करें। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। चलो आगे देखें। सूबेदार, ठीक है ठीक है। अब अगला जो चीज़ देखना है महत्वपूर्ण, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र मैंने बता दिया था जो जो लगना है। ये है जो कास्ट सर्टिफिकेट अनुसूचित जाति का, जनजाति का और ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, सभी को तैयार रखना है निर्धारित प्रारूप में। निर्धारित प्रारूप यहाँ पर नीचे दिए गए हैं सभी को, तो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। उसके अनुसार आपके प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपके नहीं है तो आप अस्थायी प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर दें, ध्यान रखें। पहले आय के लिए अप्लाई करें अगर आपका आय नहीं है, उसके बाद जाति के लिए अप्लाई करें। आप अपना मूल्यवासी भी बनवा कर रखें, ध्यान रखिए। आगे चलें। यहाँ पर दी गई है जो कद चाहिए, ऊंचाई चाहिए, पुरुष की होना चाहिए 167.5 सेंटीमीटर या उससे अधिक, यानी कि आपके पास 168 मान के चलो, आप लेके चलो। ठीक है, और महिलाओं की 152.4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप, ठीक है, तो 152, 153 इतनी हाइट है आपकी, तो आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। अगर आपकी इतनी भी है 167.5 या 0.6 है, महिलाओं की 0.4 से 0.3 है, सॉरी 0.5 है या 0.4 ही है, आपका सिलेक्शन तो भी माना जाएगा। लेकिन ये है, कभी कभार जो ऊंचाई नापी जाती है वो डिपेंड करता है कि अगला व्यक्ति कैसा है। कभी कभार कम ज़्यादा थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप उसको आगे के लिए कर सकते हैं। आपका जिला बोर्ड से फिर संभाग बोर्ड पर आपका हाइट और सभी मेडिकल टेस्ट किए जाएंगे। अगर उनमें अंतर पाया जाता है दोनों में, तो फिर राज्य बोर्ड द्वारा, मेडिकल बोर्ड द्वारा आपकी परीक्षण किया जाएगा। उसमें आप सफल हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है चश्मे का। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो आपकी जो नेत्र की क्षमता है 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब कि समान व्यक्ति जिसकी आंखें बिल्कुल सही हैं, वो अगर कोई वस्तु को माना कि 9 फीट दूर से देख सकता है स्पष्ट, लेकिन आपको वो 9 फीट पे नहीं दिखाई देती है, वो 6 फीट पर दिखाई देगी। मतलब अब वो आपके इतने पास हो तब वो दिखाई देगी। तो 6/9 होनी चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। मतलब आपका चश्मा 0.5 से कम ही होना चाहिए। ठीक है, लगभग इससे कम ही रहे। और दूसरी आँख की दृष्टि तीव्रता वो 6/12, मतलब अगर आपको एक आँख बंद करके दिखाया जाएगा तो एक आँख अच्छी अगर है, अगर दूसरी आँख में कोई कमी है तो वो 6/12। ये दोनों आँखों से परीक्षण होता है ये वाला, लेकिन एक आँख से भी करवाते हैं तो वो 6/12 का होना चाहिए। इसके अलावा मुख्य रंगों में अंतर, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। और उसके लिए इशिहारा प्लेट, इशिहारा एक साइंटिस्ट कह सकते हैं, जापान के थे। उन्होंने एक टेस्ट बनाया था प्लेटों के माध्यम से कलर ब्लाइंडनेस का। उन प्लेटों के माध्यम से आपका कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट हो गया। आपने देखा होगा कभी कभार इस तरीके का रहता है, वहाँ पर बहुत सारे फोटोक्रोमेटिक रंग रहते हैं, कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं, कुछ सिंबल्स रहते हैं, उनको पहचानना पड़ता है। ठीक है। दूसरा, नौकनी तथा फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी के शरीर किसी भी प्रकार से अपंग नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान है। अगर अभ्यर्थी का कहीं से हाथ पैर वगैरह टेढ़े हैं, कोई समस्या है, और आप अगर गुटखा वटका खाते हैं, दांत आपके ख़राब हो चुके हैं, मुश्किल है आपका सिलेक्शन होना। दूसरा, आपके शरीर में किसी भी प्रकार के अंगों में बीमारी नहीं होनी चाहिए। HIV एड्स है, हेपेटाइटिस है, ठीक है, इस प्रकार की गंभीर बीमारियां जिनका इलाज संभव नहीं रहता है, वो आप नहीं होनी चाहिए आपके लिए। ठीक है।
अगला देखें, एक चीज़ ध्यान रखना है, आपका जो फिजिकल होगा उसकी वीडियोग्राफी होगी, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए सर्टिफिकेट है यहाँ पर, और आगे देखें हम ये, हाँ ये दिया है, आपका पूरा सिलेक्शन हो गया है, इंटरव्यू आपने निकाल लिया है, और ट्रेनिंग के समय, प्रशिक्षण के समय आपने ट्रेनिंग की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाई है, तो आपको एक अवसर और दिया जाएगा, संस्था में आप रहेंगे और दोबारा से आपको परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। अगर दोनों टाइम पे आपने ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट नहीं कर पाई है तो आपको सेवा से मुक्त बर्खास्त कर दिया जाएगा। यही नहीं है कि आपने परीक्षा पास कर ली, आपका सिलेक्शन 100% कन्फर्म है, नहीं, आपको ट्रेनिंग भी अच्छे से लेनी होगी। आगे देखें, ये यहाँ पर सिलेबस है, इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। शारीरिक दक्षता एवं परीक्षण है ना, तो इसमें दिया है सबके लिए कि जो मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके दौड़ के 800 मीटर के 40 हैं, एक हफ्ते मतलब आपको एक बार में ही दौड़ करना है पूरी। लंबी कूद 30 अंक, गोला फेंक 30 अंक। लंबी कूद के लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे, मतलब अगर पहले में आप कूदे और आपने सही से नहीं कूद पाया, दूसरा चांस दिया जाएगा, तीसरा दिया जाएगा, और इन तीनों चांसों में जो आपका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगा उसी को देखा जाएगा। ऐसे ही गोला फेंक में सेम होगा, आपका जो हाईएस्ट, आपने जितने ज़्यादा सबसे ज़्यादा ऊंचाई कूदी होगी लंबी कूद में तो वो मानी जाएगी। गोला फेंक में सबसे ज़्यादा दूर, सबसे हाईएस्ट जो फेंका होगा आपने तीनों अवसरों में, वो माना जाएगा। ठीक है, 50 अंकों का आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, आगे देखें, ये सब दिया गया है कि आपने 800 मीटर की दौड़ कितने सेकंड में पूरी की है तो आपको कितने कितने मार्क्स मिलेंगे। ऐसी लंबी कूद का, ऐसे गोला फेंक का, इसको आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में, ध्यान से एक बार पढ़ लें खुद। आगे देखें, ये महिलाओं का अलग से दिया है, यहाँ पर परीक्षा संबंधी कुछ नियम दिए गए हैं, इनको आप पढ़ लें। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन वगैरह कहाँ कैसा क्या होता है, ये ऑलरेडी सब एक साथ। ठीक है, परीक्षा में क्या क्या चीज़ ले जानी, क्या नहीं ले जानी, ये तो हम बाद में भी देख सकते हैं। आगे और देखें महत्वपूर्ण चीज़, हाँ, ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण, कौन कौन से दस्तावेज हमें करना है। तो सबसे पहले करना है अभ्यर्थी का कलर फ़ोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि के अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक की जन्मतिथि के प्रमाण हेतु 8वीं 10वीं अथवा 12वीं की अंक सूची को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा। मतलब स्कैन आपका फ़ोटो, साइन लिखा हुआ और इनमें से कोई भी एक मार्कशीट जिसमें जन्मतिथि लिखी हो, ठीक है, वो स्कैन होगी। इसके बाद आपका अनुसूचित जाति जनजाति अनुपिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र को स्कैन करवा कर संलग्न करना होगा। जो आपका जाति है उसको भी स्कैन करना पड़ेगा, मतलब MP ऑनलाइन में फॉर्म भरने जाएँ तो ये चीज़ें लेके जाएँ। फ़ोटो आपका 3 माह से पुराना नहीं होना चाहिए, और उस पर डेट, जिस दिन फ़ोटो खिंचवाया उसकी डेट, आपका नाम, जो मार्कशीट में 10th में आपका नाम है वो नाम होना चाहिए। और फ़ोटो को, बहुत बच्चे फ़ोटो में गलती कर देते हैं, आपका फ़ोटो है खिंचवाते हैं तो वो क्या करते हैं, उनका इतना फेस, बाकी बॉडी इतनी दिख जाती है, ये पार्ट खाली रहता है। ये वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए इसकी पृष्ठभूमि। तो ये फ़ोटो कई बार मान्य नहीं किया जाता। सही फ़ोटो माना जाएगा कि आप अगर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं तो पासपोर्ट फ़ोटो खिंचवाएं, मतलब आपका चेहरा ज़्यादा से ज़्यादा दिखना चाहिए। ठीक है, इस तरीके का फ़ोटो होता है, और उसमें आपके कान भी दिखना चाहिए अच्छे से। ठीक है, मतलब जो UPSC के द्वारा भी, UGC के द्वारा इस तरीके के फॉर्म रह जाते हैं तो आपका फ़ोटो इस प्रकार होना चाहिए। अगर आप चाहें बाद में मैं इसका बता सकता हूँ किस प्रकार के होना चाहिए।
चौथा पॉइंट है, जितनी भी दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको अपना दिव्यांग प्रमाण पत्र स्कैन करवा कर संलग्न करना होगा। ठीक है। अगला देखें, ईडब्ल्यू श्रेणी की हैं तो उनके द्वारा भी स्कैन कराना होगा। ठीक है। और संविदा कर्मचारी हेतु स्व प्रमाणित प्रमाण पत्र, ठीक है, एनसीसी प्रमाण पत्र है, ये सभी भी आपके स्कैन होंगे। और जो टेस्ट लिखा हुआ है वो यहाँ पर लिखा है, ये हमें स्कैन करना है। ये देखिए आ गया फ़ोटो का, कि कलर फ़ोटो होना चाहिए, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा। फ़ोटो ऊपर होगा, हस्ताक्षर नीचे। ठीक है। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए। पोलराइड फोटोग्राफ यानी कि वाइट वाला मान्य नहीं होगा। फोटोग्राफ सामने से खींचा होना चाहिए जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखें। आप सेल्फी मत डाल देना गलती से भी। ठीक है। मोबाइल से फ़ोटो खींच के सेल्फी खींच के वो लगा देते हैं, उसमें प्रिंट निकलवा लेते हैं उसी का। ठीक है, बिल्कुल मत करना ये। अगर फोटोग्राफ भी देखे लिखा है ना, फोटोग्राफ अगर संलग्न नहीं किए गए मापदंड के अनुसार तो आवेदन पत्र निरस्त किया जाएगा। ये है, फोटोग्राफ आवेदन करने की तिथि से 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। और दिनांक, डेट, ये सब। हाँ, फ़ोटो में अगर आपकी दाढ़ी है, अगर आपकी दाढ़ी बढ़ी हुई है या क्लीन शेव है, आपको सभी स्टेज में, वो आपकी प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो, फिजिकल हो, इंटरव्यू, सभी में उसी अनुसार जाना पड़ेगा। अगर आपकी दाढ़ी है तो दाढ़ी में, क्लीन शेव है तो क्लीन शेव में, अगर चश्मा लगाया है तो चश्मा लगा के। मेरे हिसाब से जितनी पुलिसकर्मी हैं सबको क्लीन शेव रखनी ही पड़ती है जहाँ तक है। और जहाँ सभी लोग हैं क्लीन शेव करवा कर ही फ़ोटो खिंचवाएं और उसी के अनुसार पेपर देने जाएं। ठीक है। आगे देखें। और आवेदक को आवेदन पत्र में शरीर के स्थायी चिन्ह, ठीक है, तथा परीक्षा के समय प्रस्तुत किए जाने वाले फ़ोटो पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना होगा। आपके शरीर के ऐसे भी चिन्ह जो स्थायी हैं, जैसे कि कोई तिल हो गया है आपका, या कहीं कोई आपका निशान होता है ब्लैक वाला स्पॉट जो कभी हटे नहीं, मिटे नहीं, अस्थायी नहीं होना चाहिए। या आपकी उंगलियां, कई ऐसी उंगली, किसी की 6 उंगली होती हैं, या कोई छोटा बड़ा जो भी उंगली हो आपकी, तो वो आपका अगर कोई चिन्ह है तो उसको भी इसमें आवेदन पत्र में लिखना पड़ेगा। पेमेंट का है ये। आगे देखें। परीक्षा शहर तो भोपाल, रीवा, इंदौर, सागर, जबलपुर, सतना, खंडवा, सीधी, नीमच, अनूपपुर, रतलाम, उज्जैन, ये सभी ऑनलाइन परीक्षा केंद्र हैं। यहाँ से ग्वालियर हटा दिया गया है। ग्वालियर देखिए संभाग है महत्वपूर्ण, लेकिन यहाँ पर इस तरीके के बोलते हैं परीक्षा में पेपर आउट होते हैं, क्या हुआ जो भी है। तो देखिए कुछ लोगों की वजह से कैंडिडेट्स को, यहाँ के ग्वालियर के रहने वाले अच्छे परीक्षार्थी हैं, उसके आसपास के क्षेत्र के हैं, उनको कितना नुकसान हुआ है। कहीं भी आप पेपर देने जाएंगे तो आपका समय तो ख़राब होता है 1-2 दिन का, और वो भी परीक्षा के टाइम पे। सही से ट्रेन नहीं मिलना, साधन सही से नहीं मिलते हैं, बसेस नहीं मिलती हैं, और जब आप जाते हैं थक जाते हैं। या तो आप 2 दिन पहले जाएं और 1 दिन पहले जाएंगे, थके हुए रहेंगे, तो परीक्षा में उसका असर पड़ता है। ये आपका सिलेबस है, इसकी वीडियो अलग से बनाएंगे एक डिटेल से। ये है यात्रा भत्ता के लिए। अगर जिसको यात्रा भत्ता चाहिए तो बैंक खाते का पूरा विवरण है। ठीक है। ये प्रारूप हैं। सबसे आखिरी स्टेज पर हम आ गए हैं। तो ये है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का, सबका ऐसे ही बनता है। ये स्थाई वाला है। अगर आपका ए नहीं बना है तो आप 6 महीने का अस्थाई वाला, ठीक है, ये बनवा सकते हैं। इसमें अगर आप बनवाएं तो उसी वर्ष की, वित्तीय वर्ष की परिवार की कुल वार्षिक आय, इसका मेंशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है।
6 माह के लिए वैध होता है अस्थाई। इसी प्रकार के अनुपिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र स्थायी वाला ऐसा होना चाहिए, वैसे ही रहते हैं हिंदी वाला जो रहता है, और नहीं है तो आप अस्थाई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और ये है EWS का, EWS कैंडिडेट्स, तो उनका इस तरीके से रहता है पूरा, वो अपना बनवा लें, उनका हर साल बनता है। आपकी वार्षिक आय 8 लाख से कम है तो 5 एकड़ से अधिक भूमि हो, 1200 वर्ग फुट से अधिक का आवासीय मकान या फ्लैट नगर निगम के क्षेत्र में अगर है, नगर पालिका में 1500, नगर परिषद में 1800। ठीक है। देखिए, EWS का कैंडिडेट हो, OBC का हो, कोई भी हो, अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, OBC में आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और कोई भी सूचना अगर आप छिपा रहे हैं, गलत बता रहे हैं, तो आप पर संकट तो आना ही है। इसलिए जो भी चीज़ है बिल्कुल सही तरीके से आप बनाएं। देखिए, आप क्या होगा अगर आप फर्जी प्रमाण पत्र बनवा देंगे, हालांकि आपका ज्वाइनिंग हो गई है, ठीक है, फिर आप पर कार्रवाई होगी, अनुशासनात्मक केस कोर्ट में जाएगा, आपकी नौकरी भी जाएगी, आपको सज़ा भी हो जाएगी, और आप पर धब्बा लग जाएगा, वो अलग है। कभी किसी भी परीक्षा के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो जितनी भी जानकारी है सच सच बताएं, कोई भी छुपाएं नहीं, क्योंकि अगर ईमानदारी से किया गया काम है, वो आपका प्रमाण पत्रों का हो, पढ़ाई का हो, फॉर्म भरने का हो, अगर आप ईमानदारी से करेंगे सही तरीके से तो आपको अलग ही मज़ा आएगा, कोई डर नहीं रहेगा, बेखौफ होकर आप नौकरी कर सकते हैं। ठीक है। सभी उम्मीदवारों को मेरी शुभकामनाएं। जो भी देखिए, ये जो SI का पद है, एक भारतीय समाज में हमारे में छोटा नहीं माना गया है, ख़ासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में आपको बहुत अधिक सम्मान, वैल्यू दी जाती है। आप उस क्षेत्र के विकास में बहुत योगदान दे सकते हैं, अपराधों को नियंत्रण में ला सकते हैं। आप अपना काम ईमानदारी से करें तो आप समाज के लिए बहुत अच्छा उदाहरण हो सकते हैं। आपकी वजह से कितने ही सारे और परीक्षार्थी, कैंडिडेट्स, छोटे छोटे बच्चे देख के आपसे प्रेरणा लेंगे। ईमानदार व्यक्ति को परेशानी हो सकती है, आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा बार बार, कुछ और समस्या घेर दी जाएगी, लेकिन जब तक आप ईमानदार रहेंगे, थोड़ा सा परेशान आप होंगे, लेकिन अंततः आपको खुशी तो मिलेगी। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आराम से नौकरी करना है, कोई झंझट नहीं रहे, ये करें, तो वो तो आप छोड़ दीजिए। इस प्रकार की नौकरियों में आपको बहुत सारी जिम्मेदारी रहेंगी, बहुत सारे तनाव हो जाते हैं, उन सबको छोड़ के आपको अपना काम अच्छे से करना होगा। जितने भी परीक्षार्थी दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरा एक ही अनुरोध है कि आप बार बार पुस्तकों को बदलें ना। कोई भी पुस्तक लें, किसी भी चीज़ को पढ़ें तो उसको बार बार पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, बदलें नहीं। और जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट लोकल के खुल गए हैं, पहले जाके जानकारी लें वो पढ़ाते क्या हैं, किस तरीके से पढ़ाते हैं। अगर वो सोचें कि देखो ये प्रश्न में मुझे इतना याद है, ये चीज़ है, लिख दिया सब, मतलब कि वो रटाया हुआ पढ़ा रहा है, कुछ नई चीज़ नहीं सिखा रहा है, ऐसे कोचिंग संस्थानों से बचें। यूट्यूब पर फ्री में बहुत सारे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, या लोकल यूट्यूबर हैं, एजुकेशनल यूट्यूबर हैं, जो पढ़ाते हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, तो उनके से आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा गूगल है आपके पास, सर्च करें, चीज़ें देखें। सबसे अच्छा मैं मानता हूँ पुस्तकें लाएं और उनको पढ़ें, जितना हो सके। वही परीक्षा का जो टाइम है, मोबाइल को अपने से दूर ही रखें। जरूरी चीज़ अगर देखना है, आपके पास PC, लैपटॉप है, टैबलेट है, उसका यूज पढ़ने के लिए करें, क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज़ है
कि आप कहीं भी उसको जेब में रखा, ले गए, पढ़ रहे हैं उसको, कुछ ध्यान आ गया, रील्स देख रहे हैं, कुछ आ गया शॉर्ट्स, कुछ भी कहीं से करने लगते हैं। मैं पूर्णतः मना नहीं करता हूँ कि आप अपना एंटरटेनमेंट नहीं करें, करिए, एक समय सीमित रखिए, लेकिन सबसे अच्छा है आपके लिए कि आप अपना अध्ययन पुस्तकों से करें। पुस्तकों से अभिप्राय मेरा है कागज़ वाली पुस्तक, उससे भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास पीसी है, टैबलेट है या आईपैड है, जो भी है, तो उसमें आप जो बुक्स डाउनलोड हो जाती हैं, ऑनलाइन बुक खरीदी जा सकती हैं, या पीडीएफ रहते हैं, उनको भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें कि पढ़ते समय सभी नोटिफिकेशन बंद होना चाहिए। आपकी उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। बहुत अच्छे से पढ़ाई करें और मस्त रहें।